जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी साथियों को अच्छे तरीका से मालूम होगा कि ये जो चैनल है अभी आप लोग का बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने सारे प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग को एनसीईआरटी और बीटीसी जो दोनों बुक हैं उसी पर आधारित प्रश्नों को कराया जा रहा है। कह सकते हैं 5 से लेकर 12 तक जो जितनी सारी बुक है एनसीईआरटी की और बीटीसी का, बिहार टेक्स्ट कॉर्पोरेशन, तो उसी से संबंधित मैं जितने क्लास ला रहे हैं वो सारे क्लास जो है इसी से रिलेटेड हो रहे हैं। तो आपके लिए मुख्य जो बातें हैं कि आप लोग इस चैनल पर जुड़िए, एक परिवार के भांति, एक सदस्य के भांति जुड़िए और इस चैनल का एक हिस्सा बनिए। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपना पढ़ाई कीजिए, अपना पढ़ाई करिए। और अपना जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य क्या है कि जो बीपीएससी 7 फेज का जो एग्जाम है शिक्षक टीचर ट्रेनिंग वाला, उसमें हम लोग को किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करना है और उसका एग्जाम जो है अगस्त में संभावित कह सकते हैं होने वाला है। तो आप लोग की तैयारी जो है अच्छे तरीका से होगी, तब आप उसमें अच्छे तरीका से सफलता पा सकते हैं। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को तो आपको करा रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और अपने मित्र दोस्त जितने भाई बहन हैं उनके पास शेयर करने में मदद जरूर कीजिए। आते हैं प्रश्न संख्या पहला। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे पहला जो प्रश्न लिया गया है कि मणिपुर पहाड़ियों से जो घिरा इम्फाल है बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जो मणिपुर की पहाड़ियाँ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे जो घिरा इम्फाल बेसिन है एक सुंदर सा क्या चीज का उदाहरण है? तो एक जलोढ़ मैदान का, बी में कह रहा है कि सरोवरीय मैदान का, सी में लोयास मैदान का और डी में हिम नदीय मैदान का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। सरोवरीय मैदान का जो है ये इम्फाल बेसिन है, इसका एक उदाहरण को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे रही बात कि सरोवरीय जो मैदान होता है ये क्या होता है? तो जो सरोवरीय मैदान जो है एक झील है। ये क्या है? एक झील है जो आने वाली तलछट से, जैसे यहाँ पे बारिश हो रहा है तो यहाँ से मतलब सभी जगह से पानी आ रहा है, तो आने वाली तलछट से इस वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिन है, इसमें पानी क्या होती है? भर जाती है। तो इसका नाम क्या है? जो इम्फाल बेसिन है इसको सरोवरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो भारत की जो हो जाएगी कश्मीर घाटी हो जाएगी, भारत की जो हो जाएगी कश्मीर घाटी हो जाएगी, वहीं जो है वो भी सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के उत्तर लाल की नदी का जल क्षेत्र, वह भी जो है सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप बैरन जो है बैरन द्वीप स्थित है? यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको याद करना होगा कि बैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में स्थित है? आइसलैंड में है कि चिली में कि भारत में कि डी में इटली में है? तो जो द्वीप बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है ये भारत देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत देश में स्थित है। और ये जो बैरन द्वीप है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो द्वीप है लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ये भी आपको याद करना होगा। जो बैरन द्वीप है कहाँ पे स्थित है? तो बैरन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके। और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। उसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप जो है वहां पे स्थित है। तो आप इस फिगर में देख लीजिए, ये जो है ज्वालामुखी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्वालामुखी है, उसका लावा है पिघल रहा है कैसे, आप यहाँ पे देख लीजिए। और एक बात प्रश्न और पूछा जाता है कि जो विश्व की, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व की जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है
वह क्या है, हवाई कुलवा। हवाई कुलवा, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, हवाई कुलवा यहाँ पे लिख दिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, यही है हवाई कुलवा जो है, ये दुनिया का सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ और पटना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना जिला में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो है मतलब ये पटना के बेली रोड में स्थित है। और इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। और यह पार्क जो है पटना का सबसे अधिक पिकनिक स्थल था। उस समय पिकनिक स्थल था, मतलब पिकनिक बनाने वाला उस समय। कब? तो 1973 में। अब ये जो है यहाँ पे 2011 तक आते आते अकेले जो है ये नए साल दिनों में 36,000 से ज़्यादा लोग इसमें अधिक आगंतुक आते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे पटना बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है श्री गुरु गोविंद सिंह है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। इनका जो जन्म है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ था। कहाँ पे? बिहार के पटना शहर में हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर थे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 11 नवंबर 1675 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो आपको जरूर याद करना होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार में हुआ था और पटना शहर में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो गुरु तेग बहादुर था। और इनके पिता का मृत्यु कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1675 ईस्वी को हुआ था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर हैं ये जो है 11 नवंबर 1675 के बाद वे गुरु बने थे। इस चीज को आप याद कीजिएगा, मृत्यु नहीं हुआ था, उनके मृत्यु होने के बाद हुआ था कि 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने थे। अब इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जैसे सिख के 11वें गुरु थे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, वो आपको मैं यहाँ पे बता देते हैं। जिससे बताना जो था हम इसको सोचें कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीका से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिख गुरु दिया गया है। पहला थे गुरु नानक। सिख के जो पहले गुरु थे गुरु नानक थे, जिनका जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। ये जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे और लिंगर की अवधारणा का परिचय दिए थे। कौन? तो गुरु नानक। ओके, इसके बाद दूसरा आते हैं गुरु अंगद। इनका देख सकते हैं मृत्यु, देखिए जन्म हुआ था 1539 और 1552 में इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का परिचय किया था। तो यहाँ पे जरूर आप लोग को याद करना होगा, गुरु अंगद का जन्म 1539 में और 1552 में इनका मृत्यु हो गया था। इस देखिए यहाँ से लगातार हो रहा है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पर गुरु अमरदास। गुरु अमरदास देख लीजिए, ये जो है इनका जन्म 1552 में हुआ था और 1574 में इनका मृत्यु हो गया था। ये जो थे ये सिखों के आनंद खर्च, यहाँ पे खर्च और विवाह समारोह की शुरुआत किए थे। सिखों के आनंद जो खर्च और विवाह समारोह की शुरुआत करने वाले गुरु कौन थे? तो ये गुरु अमरदास थे। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए भी अपना उपदेश जारी किया था। और इसके बाद वह पौरी जैसे महिला सिख उपदेशक
थे, इनके लिए भी ये नियुक्त के लिए प्रसिद्ध थे। तो गुरु अमरदास जरूर याद कीजिएगा। चौथा है गुरु रामदास, 1574 से 1581, इन्होंने अमृत शहर की स्थापना किए थे। इसके बाद देखिए 5 हैं गुरु अर्जुन देव, ये 1581 से 1606, 1581 जन्म और 1606 मृत्यु। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का नींव रखे थे कौन? तो गुरु अर्जुन देव। ओके, इसके बाद देखिए 6 नंबर पर किसका नाम आता है? तो गुरु हरगोबिंद सिंह का नाम आता है, 1606 से 1644। इन्होंने अकाल तख्त और अमर के सिंहासन का निर्माण किया था। अकाल तख्त और अमर के सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोबिंद सिंह। इसके बाद देखिए 7 पर आया है कि गुरु हर राय, 1644 से 1661। इन्होंने औरंगजेब से शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का आश्रय दिया था। औरंगजेब से शाहजहां के जो पुत्र थे दारा सिकोह, इनको आश्रय दिए थे। कब? तो 1618 से 1707 इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब का 1618 में और 1707 में इनका मृत्यु हुआ था। आगे देखिए 8 नंबर पर गुरु हरकृष्णा, ये 1661 से 1665, वह सबसे छोटे थे। गुरु हरकृष्णा 5 वर्ष के थे और औरंगजेब थे 1618 से 1707। ये 1618 इनका जन्म है, 1707 इनका मृत्यु है। ये दरबार में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न अगला तो प्रश्न है 9 नंबर, गुरु तेग बहादुर को देख लीजिए, 1665 से 1675, 10 वर्ष तक केवल जिए थे। उसने आनंदपुर शहर की स्थापना किए थे। आनंदपुर शहर की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखिए 10 नंबर जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह यही है। उन्होंने खालसा और अंतिम गुरु को मानव रूप में बनाया था। खालसा और अंतिम गुरु को मानव रूप में बनाए थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। 11 लास्ट में आता है कि गुरु ग्रंथ साहिब, यह जो है गुरु गोविंद द्वारा उनके गुरु के रूप में नामित सिखों के पवित्र पुस्तक है और हम आदि ग्रंथ भी इसे कहते हैं। तो सिखों के जो पवित्र पुस्तक है कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 5 जो प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सी झील है? ए में कह रहा है कोलेरू, बी में पुलिकट, सी में अष्टमुडी और डी में चिल्का। तो यहाँ पे जो होगा अष्टमुडी होना चाहिए, मुडी नहीं अष्टमुडी, इस तरह का होना चाहिए अष्टमुडी। तो बताइए यहाँ पे बताना है कि पश्चिमी घाट पर स्थित जो झील है कौन सी है? तो यही ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही है। अष्टमुडी जो है ये सही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये झील है, आप चित्र में देख सकते हैं। और रही बात कि अष्टमुडी जो झील है ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। अष्टमुडी जो झील है ये केरल में है। केरल के कौन से जिले में है? तो केरल के कोल्लम जिले में है। केरल के कोल्लम जिले में जो है ये अष्टमुडी जो झील स्थित है। ओके, और बहुत चलिए ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये प्रश्न पीछे के लेक्चर में भी बताए हैं हम। तो सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये पटना का गोलघर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनाज रखने के लिए। जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, अनाज रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कह सकते हैं कि 1770 में भयंकर सूखा उत्पन्न हुआ था। 1770 के दौरान जो है भयंकर सूखा उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 1 करोड़ लोग जो है भूखमरी के शिकार हुए थे। तो उस समय इसके जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इस समय गवर्नर थे 1770 में वारेन हेस्टिंग। इन्होंने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई, मतलब नाम दिया गया, एक योजना बनाया गोलघर का। और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जो जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया। गोलघर का निर्माण किया 20 जनवरी 1784 में। 20 जनवरी 1784 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसका संपन्न कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 में
ये जो है संपन्न हो गया था। मतलब काम चालू हुआ था 20 जनवरी 1784 में और 20 जुलाई 1786 में ये संपन्न हो गया था, मतलब बनकर रेडी हो गया था। 7 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 7 है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका और बक्सर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बांका जिला में स्थित है। जो मंदार हिल है ये बांका जिला में स्थित है। आप देख सकते हैं ये वाला झील है मंदार हिल जो है बांका जिला में स्थित है। ये जो मंदार पर्वत है भागलपुर से कह सकते हैं 50 किलोमीटर दूर जो है बांका जिले में स्थित है, भागलपुर से 50 किलोमीटर। और ये मंदार जो पर्वत है इसे मंदार हिल भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में मंदार पर्वत भी आपको दे देगा, कभी कभी आपको प्रश्न में मंदार पर्वत भी दे देगा, तो आपको समझना है कौन सा जिला में स्थित होगा, बांका जिला में स्थित होगा। आगे प्रश्नों को देखिए 8 नंबर प्रश्न पे। 8 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? उद्गम जो है ये अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है। लूनी नदी, साबरमती नदी, चंबल नदी और बनास नदी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चंबल नदी होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी जो है ये मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और ये जो नदी है जानापाव पर्वत वांगचू पॉइंट महू से निकलती है। ये चंबल जो नदी है ये जानापाव, इस चीज़ को याद करना होगा, जानापाव पर्वत से निकलती है। इसके बाद वांगचू पॉइंट, इस चीज को भी याद रखना होगा, महू से निकलती है। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम चम्रवती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम चम्रवती है। ओके, आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व में बहती है। इस चीज को आपको याद करना होगा, मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न। 9 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा जो है नमी को रोक रखती है? लेटराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा की जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ये सही होगा, काली मृदा। काली जो मिट्टी है जिसको हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कह सकते हैं। ये बड़े पैमाने पर ढक्कन के पठार में पाई जाती है। ढक्कन के पठार में ये पाई जाती है। ढक्कन के पठार में पाई जाती है। जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से जो है इसमें शामिल है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है लाभदायक है? तो आपको ध्यान देना होगा कौन सा है, काली मृदा या रेंगुर मृदा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 जो प्रश्न है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये सही हो रहा है, 80% जनसंख्या जो है ये बिहार की में कृषि उत्पादन में जो नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत है वह 80% है, जो राष्ट्रीय औसत से क्या है, बहुत अधिक है। तो 80% यहाँ पे सही हो रहा है। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत पर क्षेत्र में खेती की जाती है? 56%, 60, 80% की 36.5%। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 56%। बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है 93.60 लाख, 93.60 लाख हेक्टेयर में है, जिसका केवल 52.42 लाख कह सकते हैं हेक्टेयर में खेती की जाती है। 52.42 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। अगर क्षेत्रफल से बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है कितना, 56%। ओके, यह भी प्रश्न अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है कृषि में शामिल है। तो आपको याद करना पड़ेगा जो बिहार की जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत कृषि में शामिल है, तो 76% जो है ये कृषि में शामिल है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये भी प्रश्न आता है कभी कभी देश से कि कृषि में ऐसा कौन सा देश है जो पहले नंबर पर है।
कौन सा देश जो है पहले नंबर पर है, तो उस देश का नाम आपको याद करना होगा, ब्राजील देश है। कौन सा देश है? ब्राजील देश है, जो दुनिया के कृषि प्रधान देशों में से ये जो है ब्राजील देश है, ये शामिल है, जहां कुल जमीन पर 41% भाग में, यानी मतलब 2.1 अरब कह सकते हैं, 2.1 अरब एकड़ जमीन में खेती की जा सकती है। तो ब्राजील देश का नाम आपको जरूर याद करना होगा। 12 प्रश्नों को देखिए। 12 जो प्रश्न है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वन आच्छादित है? 5.62%, 6.87%, 7.74% और 8.62%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो रहा है, 7.74%। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने अधिसूचित क्षेत्र बोला गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा शब्द को। तो 6374 किलोमीटर, 6370, 6380 और 6350। तो 6374 किलोमीटर में जो है ये जो है अधिसूचित वन क्षेत्र का विस्तार है। ओके, हाँ, यहाँ पे मात्र कह सकते हैं कि 76 वर्ग किलोमीटर, मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है, अति सघन वन है। इस चीज को भी आपको जरूर याद रखना होगा। और अधिसूचित क्षेत्र का, अधिसूचित क्षेत्र कह सकते हैं, अधिसूचित क्षेत्र का 50% जो भाग है यह वीरान और विलुप्त है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। यहाँ पे जो 14 प्रश्नों को देखिए, 14 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पुलिकट जो झील है केरल में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र और नक्की झील राजस्थान में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है कि जो पुलिकट झील है ये केरल में स्थित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ओके, और तमिलनाडु, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15 जो प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तिरहुत स्टेशन स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेलवे की बिहार रेल सेवा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, तिरहुत स्टेट रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो तिरहुत स्टेट रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलाया गया था। ओके, और 17 अप्रैल कह सकते हैं, 17 अप्रैल 1874 को उत्तर बिहार की जमीन पर तिरहुत रेलवे स्टेशन स्टेट रेलवे की पहली ट्रेन जो है वाजिदपुर से दरभंगा के लिए रवाना किया गया था। वाजिदपुर से दरभंगा के लिए रवाना किया गया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16 प्रश्न है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? 1842 से, 60 से, 58 से कि 1862 से। तो यहाँ पे जो है बिहार में रेल परिवहन की जो शुरुआत माना जाता है वह 1860 से माना जाता है। ब्रिटिश युग में 1860 से माना जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 62 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक रेल लाइन बिछाया था उस समय। और यह जो रेल मार्ग था राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा, बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया था। 1860 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 17 प्रश्न जो है कि बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 5400 किलोमीटर है। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5400 किलोमीटर है। अब ये भी पूछा जाता है कि सड़क की कुल लंबाई कितनी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है 82,573 किलोमीटर है। 82,573 किलोमीटर है मैक्सिमम हम कह सकते हैं, कहीं कहीं कुछ और मिल सकता है। तो हमको इतना ही याद है कि 82,000 पढ़े हैं, 82,573 किलोमीटर है। अगर पक्की सड़क की लंबाई हो जाए, पक्की सड़क की लंबाई जो है 45,721 किलोमीटर है। उसी प्रकार
अगर अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कहा जाएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है 3734 किलोमीटर। एगो होता है राजकीय मार्ग, राजकीय जो राज्य मार्ग हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7992 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 जो प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पे है? हिमालय क्षेत्र में है कि दक्षिण बिहार के मैदान में, कि दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में है, कि गंगा की द्रोणी में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दक्षिण बिहार के मैदान में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की ज्यादातर संभावनाएं होती है, तो कहाँ है? दक्षिण बिहार के मैदान में, क्योंकि बिहार में दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज तेल जो मिलने की अधिकांश संभावनाएं रहती है, और दक्षिण बिहार की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे खनिज संपदा जो है वह भरपूर मात्रा है। जैसे कौन कौन सा इलाका हो जाएगा? गया, जमुई, बांका इलाके हैं, यहाँ के ये क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज संपदा जो है बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। ओके, अगर भारत में बात की जाए कि खनिज तेल के लिए, तो 2 अग्रणी राज्य हैं। कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा महाराष्ट्र, एक हो जाएगा महाराष्ट्र और एक हो जाएगा गुजरात। ये दोनों जो हैं ये अग्रणी राज्य हैं खनिज तेल के उत्पादन में। 19 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 19 है कि बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? दरभंगा, पटना, खगड़िया और सीतामढ़ी। तो दरभंगा जिला है जो है यहाँ पे सर्वाधिक मक्का जो है उपजाया जाता है। ठीक है, हाँ, बिहार में मक्का का जो मुख्य उत्पादन वाला जो क्षेत्र है वह अधिकांश जो है उत्तरी बिहार में ही स्थित है। जैसे यहाँ पे सारण हो जाएगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर जिलों में जो है ये अधिकांश मात्रा में मक्का का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। 20 प्रश्न का है कि बिहार के किस जिले में हवाई जहाजनुमा पुस्तकालय अवस्थित है? समस्तीपुर, गया, पटना की सारण। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। समस्तीपुर जो जिला है यहाँ पे जो है हवाई जहाजनुमा पुस्तकालय स्थित है। समस्तीपुर जिले के मोइदुन नगर में एक जो सरकारी है वहाँ पे हवाई जहाजनुमा पुस्तकालय जो है वहाँ पे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 21 जो प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप चित्र के देखकर पहचान गए होंगे कि इनका नाम क्या है। चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और SN मुखर्जी। तो यहाँ पे तो ये तो नहीं होंगे, सीधा बात है यहाँ पे चित्तरंजन दास। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चित्तरंजन दास को 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया में अधिवेशन जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था गया के अधिवेशन में। और देशबंधु चित्तरंजन दास ये जो भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इनका जन्म जो हुआ था 5 नवंबर 1870 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुआ था 1925 में इनका मृत्यु हो गया था। 70 में जन्म हुआ था और 1925 में इनका मृत्यु हो गया था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 22 जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में भारत के जैविक खेती के नक्शे पर अपनी एक खास जगह बना चुकी है? नक्शे पर अपनी एक खास जगह बना चुकी है तो केडिया गांव जो जमुई है, बाढ़, पटना, दरियापुर, सारण, चंडी, नालंदा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केडिया गांव जो जमुई जिला में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना से जो है 170 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में जो जमुई जिला है, जमुई जिला का एक गांव है केडिया गांव। यहाँ पे भारत के जैविक खेती के नक्शे पर अपनी एक पहचान क्या है बनाई है। तो केडिया गांव यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हुआ, केडिया गांव। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। सारे प्रश्न हम NCERT और BTC से लिए थे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप लोग आज की क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों के पास जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।